प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आप सबका आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सब कैसे हो, ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित तथा अच्छे से होंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको अपनी जो रिकॉर्डेड वीडियो भेजी थी उसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट हिंदी लेसन था, हमारी जो लाइव क्लास थी, उसमें हमने अपने ऑनलाइन क्विज का जो सिलेबस था उसकी रिवीजन की थी। ठीक है, तो आज की जो हमारी कक्षा है, आज की जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है, आज हम उसी चैप्टर को, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा चैप्टर को पढ़ेंगे तथा जहाँ से हमने उस चैप्टर को छोड़ा था थोड़ा सा उसको पहले दोहराएंगे। पहले हम उसको एक बार रिकॉल करेंगे तथा उसके बाद हम अपना चैप्टर जो है पढ़ना शुरू करेंगे। पर बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले उद्देश्य जो हैं, उस पाठ को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, पहले उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो मेन उद्देश्य हमारा, कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, ताकि कहानी पढ़ने के बाद उसमें जितने कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको समझ आ सकें। और दूसरा, पर्वतारोहण के दौरान, पहाड़ों की यात्रा के दौरान पर्वतारोहियों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन पर चर्चा करेंगे। तथा उसके साथ साथ जीवन में कैसे हमने मुश्किलों से नहीं घबराना, मुश्किलों को देखकर डरना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है, उसके प्रति भी हमें हिम्मत मिलेगी इस कहानी को पढ़कर। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे इस कहानी के उद्देश्य। अब हम कहानी को एक बार थोड़ा सा दोहराएंगे कि हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी और उस कहानी में हमने क्या पढ़ा था। तो इस कहानी की लेखिका जो है बचेंद्री पाल, भारतीय पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट शिखर को चूमा, एवरेस्ट शिखर पर अपनी चढ़ाई जो है सफलतापूर्वक की। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है एवरेस्ट के बारे में, किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा, किस प्रकार उन्हें कितनी बार कोशिश करनी पड़ी, कैसे वो मुश्किलों से कई बार डरी भी, पर फिर उन्होंने अपने अंदर हिम्मत जुटाकर उन मुश्किलों का सामना किया। तो आज हम बचेंद्री की उस यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने चैप्टर की कि 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से एक दल, जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी, वो दल जो है वो निकल पड़ा था। उनसे पहले एक और दल उनके आगे था जो वहाँ पर रास्तों को देखेगा। वहाँ पर रास्तों को देखने का मतलब है कि बर्फ़ जो है उसने रास्ते जो है ढक ना दिए हों, रास्तों की सफाई का काम, सुरक्षा संबंधी जो इंतज़ाम है वो अच्छे से हैं, तो उस दल ने उन सबको देखना होता है। उसके बाद वो दल जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी वो कहाँ पहुँचता है? काठमांडू। वहाँ से नमचे बाज़ार से पहली बार वो एवरेस्ट को देखते हैं और एवरेस्ट जो है देखने में उन्हें बड़ा सुंदर लगता है। नमचे बाज़ार में पहली बार उन्होंने एवरेस्ट की चोटी को देखा। ठीक है, और उसके बाद लेखिका वहाँ क्या देखती है कि लेखिका को एक फूल दिखाई देता है एवरेस्ट शिखर पर वो फूल नहीं था, वो क्या था? तेज गति से एवरेस्ट की चोटी पर जब हवा चलती है तो सूखी हुई बर्फ जो है वहाँ पर उड़ती है और उड़कर वो बर्फ जो है एक फूल की तरह, एक तिरंगे की तरह दिखती है। इसके बाद लेखिका ने बताया कि कैसे वहाँ पर बर्फीले तूफान आते रहते हैं जब एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करो। उसके साथ साथ कभी वहाँ पे हिमस्खलन, बर्फ के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कि मुझे डराने के लिए ये सब काफ़ी था, पर डरने के साथ साथ मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, एक हिम्मत थी कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो सफलतापूर्वक करनी है। तो इसके बाद लोहोत्से ग्लेशियर से एक बर्फ की चट्टान जो है वो टूटकर नीचे गिर गई थी और 16 शेरपा कुलियों में से 4 जो है बुरी तरह से घायल हो गए थे और 1 की मृत्यु हो गई थी। अब लेखिका क्या कह रही है कि ये सारी बातें मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। इसके साथ साथ अभियान दल के जितने सदस्य थे वो सारे डर चुके थे, सबके चेहरे पर उदासी छाई थी। ठीक है, पर उनके नेता जो कर्नल खुल्लर ने क्या स्पष्ट किया
कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव मतलब आसानी से मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेता प्रेमचंद जो आगे चलने वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वो 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत करवाया, अर्थात एवरेस्ट की चढ़ाई के समय सबसे पहले जो दल जाएगा उन्हें किस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, खुम्बू हिमपात, खुम्बू में जो बर्फबारी होती है उस स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। कर्नल कुल्लर ने क्या जानकारी दी कि पहला जो कैंप है जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है वहां तक का रास्ता तो उन्होंने साफ कर दिया है, क्योंकि बच्चे जब आप एवरेस्ट जैसे महान अभियान की चढ़ाई कर रहे हो, ग्लेशियरों से भरा हुआ है, बर्फ से भरा है वो, तो वहाँ पर रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, कभी भी बर्फबारी हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेमचंद ने उन्हें क्या जानकारी दी कि 6000 मीटर तक जो पहला कैंप है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर तथा रस्सियाँ बांधकर, अर्थात रस्सियों को बांधकर पुल बना दिए गए हैं, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। झंडियों से रास्ता चिन्हित करने का अर्थात जो रास्ता है वो कोई भूले ना, सीधे रास्ते में वो निशान लगा दिए गए दोनों तरफ कि जो भी वहाँ पे जाएगा, जहाँ से जाएगा उसको उस रास्ते का पता रहे। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अब उपनेता प्रेमचंद जी ने उन्हें क्या बताया कि ग्लेशियर तो एक तरह से बर्फ की नदी है। हमने एक बार 6000 मीटर तक के जो रास्ते हैं वो साफ कर दिए हैं, पर उसके बाद भी ग्लेशियर से बर्फ जो है वो गिर रही है, बर्फबारी हो रही है और रास्ते जो हैं कभी भी फिर से बंद हो सकते हैं और उन रास्तों को खोलने का जो काम है वो दोबारा करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बर्फबारी एक बार साफ कर दी, एक बार रास्ते साफ कर दिए तो वो रास्ते दोबारा कभी भी बंद नहीं होंगे, ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि ग्लेशियर की चढ़ाई है तो वहाँ पे बर्फ का गिरना जो है वो कभी भी शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लेखिका क्या कहती है कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, अर्थात मौसम जो है वो सही ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं थे, अर्थात आशाजनक स्थिति पॉजिटिव होना कि पहले एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार सुन लिया, उसके बाद एक और व्यक्ति की मृत्यु का समाचार सुन लिया, और वो व्यक्ति जो इतने कठिन चढ़ाई को कर रहे हैं, जब वो किसी की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो बच्चों उसके लिए डरना जो है वो तो साधारण सी बात है कि वो डरेगा। तो इसलिए विचेंद्री ने कहा कि हम सारे ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, हम डर रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। विचेंद्री क्या कह रही है कि एवरेस्ट को मैंने पहले 2 बार देखा था पर दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होते हैं बच्चे, हैरान हो जाना, भौचक्की होकर खड़ी रह गई। एवरेस्ट लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अब विचेंद्री ने क्या कहा कि एवरेस्ट को तो मैंने पहले भी 2 बार देखा था पर बड़ी दूरी से। आज जब बेस कैंप पहुंचकर मैंने एवरेस्ट को बड़े पास से देखा तो मैं उसकी पर्वत से, बर्फ से ढकी हुई उसकी जो चोटियां थी, उसके जो पर्वत थे, पहाड़ थे बर्फ से ढके हुए, टेढ़ी मेढ़ी बर्फ की नदियां, टेढ़े मेढ़े वो पहाड़ जो हैं बर्फ से ढके, उन सबको देखकर मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं बार बार उनको निहारते ही जा रही थी। अब आगे विचेंद्री ने बताया है कि हिमपात क्या होता है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था।
क्या होता है, बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना। हमें बताया गया है कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं तथा अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। अब बचेंद्री क्या बता रही है कि हिमपात क्या होता है, अव्यवस्थित ढंग से बर्फ का गिरना। कि ग्लेशियर जो है वो बर्फ की नदियां ही होती हैं। जब वो नदियां जो है बहना शुरू कर देती हैं, जब वो बर्फ पिघलना शुरू करती है, तो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान जो हैं वो टूटकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसे हिमपात कहते हैं तथा कई बार ये स्थिति जो है बड़ा ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है, भयंकर रूप ये धारण कर लेती है। तो उसके बाद लेखिका ने क्या बताया है कि जिस प्रकार बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो टूटकर गिर पड़ते हैं, तो वो बर्फ के पहाड़ सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर दरारें, बड़ी बड़ी दरारें बर्फ में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अर्थात जब बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टूटकर गिरते हैं, तो वो जहाँ गिरते हैं वहाँ पर धरती पे क्या आ जाती है, दरारें आ जाती हैं, धरती फट जाती है। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही ऊपर चढ़ने वाले और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। कहते इसके साथ साथ ये भी सबसे अधिक डरावना था और डराने वाली बात थी कि संपूर्ण प्रवास जितनी हमने चढ़ाई करनी है, उसमें रोज के रोज हमारी चढ़ाई के दौरान कम से कम 12 व्यक्ति जो हैं ऊपर चढ़ने वाले, चढ़ाई करने वाले और उनके साथ जो कुली हैं, 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन ये हिमविदर, बर्फ का गिरना, खराब मौसम जो है उनके जीवन को किसी ना किसी तरीके से नुकसान जो है वो पहुंचाता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई होता है, जैसे परमानेंट पक्के पुल बनाए जाते हैं, टेम्पररी। तो कहते हैं मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना बताया कि जब वो धरती में बड़े बड़ी दरारें आ जाती हैं, बर्फ के पहाड़ जब टूट कर गिरते हैं, तो वहाँ पर पुल बनाने पड़ते हैं। तो वो पुल जो हैं एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से टेम्पररी पुल बनाए जाते हैं, जिसमें लट्ठों, डंडों और रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। कहते इसके साथ साथ हमें कि जब कभी भी ऐसा हो जाए कि धरती पर बड़ी बड़ी दरारें आ जाए, धरती फट जाए, तो कैसे वहाँ पे टेम्पररी पुल बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं, उन सब कामों की हमें जानकारी दी गई। इसके बाद तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरा दिन कहते कैंप 1 से सामान ढोकर हमने ऊपर जाना था। रीता, गोम्बू तथा मैं नाम है उसके साथियों के। मैं कौन है? बचेंद्री। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कहते जब हमने अपनी चढ़ाई शुरू की तो वॉकी टॉकी के माध्यम से अपने एक कदम की जानकारी हम नीचे दे रहे थे, जिससे हम अपने बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में बेस कैंप में बता सकते थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर, ठीक है, बेस कैंप जो सबसे नीचे था वहां से कैंप 1 तक। तो कहते कर्नल खुल्लर बड़े खुश हुए, उनके नेता। क्यों खुश हुए? क्योंकि बेस कैंप से कैंप 1 तक पहुंचने वाली हम केवल 2 महिलाएं थी, एक बचेंद्री और दूसरी रीता गोम्बू। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि एवरेस्ट के बेस कैंप से कैंप 1 तक बचेंद्री तथा रीता गोम्बू अपने दल में से, अपने समूह में से पहली 2 महिलाएं थी जो कैंप 1 पर पहुंची। और वॉकी टॉकी के माध्यम से जब उन्होंने कर्नल खुल्लर को इसकी
सूचना दी, इसका समाचार दिया, तो कर्नल खुल्लर ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि वो बिल्कुल सुरक्षित जो हैं कैंप 1 पर पहुंच गई हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद लेखिका ने अपने बाकी साथियों की जो प्रगति थी, जैसे उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी, कैसे उन्हें सफलता मिली, उसके बारे में बताया कि अंगदोर्जी, लोपसांग तथा गगन बिस्सा साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 8900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ठीक है बच्चे। प्रश्नों के उत्तर के लिए भी आपने इसको साथ साथ में अंडरलाइन करना है कि अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा ये तीनों जब साउथ कोल पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, 29 अप्रैल को कैंप 4 जो है वहां पर लगाया और ये एक संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय ये कहकर दिया। तेंजिंग बच्चे कौन है? तेंजिंग सबसे पहले जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो तेंजिंग बेस कैंप में जब आए थे, लेखिका उस दिन की याद जो है सबके साथ ताज़ा कर रही है कि तेंजिंग जब अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ वहां आए। तेंजिंग की बेटी का क्या नाम था? डेकी। तेंजिंग जब अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ वहां आए तो तेंजिंग ने बताया कि एवरेस्ट दल की चढ़ाई करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ बात करनी जरूरी है। जब मेरी बारी आई, जब तेंजिंग ने मुझसे बात करना शुरू किया तो मैंने अपना परिचय ये कहकर दिया कि मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। बच्चे नौसिखिया क्या होता है? जो बिल्कुल नया सीखा गया हो, जिसने बिल्कुल नया कुछ सीखा हो। कि एवरेस्ट की चढ़ाई मेरे लिए नई बात है, मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। तेंजिंग ने क्या बताया? हंसकर मजाक किया कि एवरेस्ट तो मेरा भी पहला अभियान है, पर एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए मुझे 7 बार जाना पड़ा था। फिर उसके बाद मैं सफल हुआ था, मुझे सफलता मिली थी। ठीक है। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। किसको कहा था बच्चे? तेंजिंग ने। याद रखना है, तेंजिंग ने बचेंद्री को कहा था कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। पर्वतीय लड़की, पहाड़ी लड़की, जो पहाड़ों में जिसे रहने का अनुभव हो। ठीक है। तो तेंजिंग जब लेखिका से मिले, लेखिका ने अपना परिचय किस तरह दिया और तेंजिंग ने उनके बारे में क्या कहा, कि दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है आपने अंडरलाइन करके रखने हैं। कि लेखिका ने कहा था मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला प्रयास है। तेंजिंग ने क्या कहा था कि तुम बिल्कुल ही पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तेंजिंग ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए? क्योंकि उसने कहा कि तुम पर्वतीय लड़की लगती हो। जो पहाड़ों में, पहाड़ी एरियाज में लोग रहते हैं, उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आम लोगों से जो प्लेन्स में रहते हैं उनसे अधिक होता है। ठीक है। तो इसलिए तेंजिंग ने उन्हें ऐसे कहा। अब उसके बाद 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाहौर की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू में कैंप 3 में थी। अब लेखिका आगे क्या बता रही है कि 15-16 मई वाले दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, लाहौर की बर्फीली सीधी ढलान पर जब हम कैंप 3 पर पहुंच चुके थे तो नायलॉन के एक तंबू में मैं विश्राम कर रही थी। तो बच्चों, जब लेखिका उस नायलॉन के तंबू में विश्राम कर रही थी, लेखिका के साथ क्या हुआ, उनके मित्रों, उनके सहयोगियों के साथ क्या हुआ, वो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि चैप्टर में कुछ वर्ड्स तथा कुछ जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, मैं मानती हूँ उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आपने बच्चे एक बार ये चैप्टर जो है अच्छे से, जितना मैंने आज करवा दिया और जितना मैंने पहले करवाया था, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जब हमारी लाइव क्लास होगी
तो हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे तथा जितने आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी मुश्किलें हैं इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है, वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है, सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लेना है, तब हम दोबारा से पहले उसकी अच्छे से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले एवरेस्ट वाले चैप्टर में जितने आपके डाउट्स हैं, जितना हमने पढ़ा है, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, जितना हमने पढ़ा है पहले हम उसके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद बच्चे हम आगे जो हैं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है, आपका जो भी कार्य है वो क्या है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा चैप्टर जो है वो आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे रीडिंग जो है पढ़कर आपको बड़े अच्छे से जितने आपके डाउट्स हैं, आपकी मुश्किलें हैं वो आपके सामने आती हैं कि हाँ ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे उम्मीद है आप अपना होमवर्क अच्छे से कर लोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब इसके बाद अपनी लाइव क्लास में फिर से मिलेंगे और जितने हमारे डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू बेटा।